हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कितनी बार हम डरते हैं किसी प्लेनेट की दशा से, और हम डरते हैं किसी प्लेनेट की दशा से, खास तौर पर अगर प्लेनेट वो है जो या तो शनि, सैटर्न है, या राहु है, या फिर केतु भी है। उनकी बदनामी की वजह से जो इन प्लैनेट्स की है, या बदनामी जो इन प्लैनेट्स की दशा की है। मगर क्या हमने कभी जोर दिया या सोचा कि हमारे लिए और कौन सी दशाएं ज्यादा मुश्किल हो सकती है? सिर्फ शनि या राहु दशाओं को ही अपनी मुसीबतों का ठीकरा फोड़ने के बजाय, या केतु दशा को भी, जो दशाएं ज्यादा परेशान करने वाली, आजमाइश भरी और मेहनत तलब होती हैं, वो आमतौर पर शनि, राहु या केतु की दशाएं नहीं होती सिर्फ उनकी बदनामी की वजह से, बल्कि आमतौर पर वो दशा होती है उस प्लेनेट की जो कोम्बुस्टेड हो, नीच का नहीं। नीच के ग्रह की जद्दोजहद कुछ और है, उस पे हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। मगर कोम्बुस्टेड प्लेनेट की दशा हमारे लिए ज्यादा आजमाइश भरी और मेहनत तलब हो सकती है, और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ऐसी दशा को और उस दशा के हालात और तजुर्बों को कैसे हैंडल करते हैं। तो पहले, कोम्बुस्ट प्लेनेट क्या चीज है और क्यों कुछ कोम्बुस्ट प्लैनेट्स की दशा सख्त हो सकती है, और क्यों कभी कभार हम कोम्बुस्ट प्लेनेट की दशा पे ध्यान नहीं दे पाते और ये हमसे क्या मांग कर रही है। तो सबसे पहले, कोम्बुशन और डिबिलिटेशन में क्या फर्क है? कोम्बुशन का मतलब है कि पैदाइश के वक्त जो प्लेनेट सूरज के इतने करीब हो कि उस प्लेनेट की किरणों की जर्रे तक पहुंचने की ताकत बहुत ही कम हो धरती तक, और इसलिए नेटिव की लाइफ पे उस वक्त कोई असर डालने की ताकत ना हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली बहुत अहम है और वही पूरी तरह से हुकूमत रखती है ग्रहों की ताकतों के मामले में। बस तुम्हारी पैदाइश के वक्त अगर कोई प्लेनेट कोम्बुस्टेड है, मतलब सूरज की ऑर्बिट में उसके बहुत करीब, बिल्कुल करीब सा, क्योंकि प्लेनेट सूरज के पास आ नहीं सकते, मगर ऑर्बिट में अगर बहुत करीब हो, तो जैसे तुम दो आदमियों को देख रहे हो और एक आदमी तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा है, अगर दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा है, चाहे वो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर दूर हो, मगर उस आदमी की वजह से जो तुम्हारे सामने है, तुम दूसरे आदमी को देख नहीं पाते या उससे बात नहीं कर पाते, या मुश्किल से देख या भाप पाते हो। वही चीज ग्रहों के साथ होती है। जब प्लैनेट सूरज की ऑर्बिट में बहुत करीब हो, या सूरज की ऑर्बिट की लाइन में, आमतौर पर सूरज के पीछे या ऑर्बिट के लिहाज से एक दूसरे के बहुत करीब हो, नेटिव की पैदाइश के वक्त, तो उस प्लेनेट की किरणें इतनी कमजोर होती हैं कि आप जानते हो, उस इंसान की लाइफ में उनको जाहिर करने में प्लेनेट खुद इतना कमजोर होता है उसकी किरणों के नेटिव पे असर न डाल पाने की वजह से, कि प्लेनेट की काबिलियतें या प्लेनेट की विशेषताएं या जिस घर का वो मालिक है, वो सब नेटिव के लिए जद्दोजहद बन जाते हैं। तो अगर कोई प्लेनेट कोम्बुस्टेड है और उसकी किरणें तुम तक पहुंच नहीं रही, तो क्या तुम उस प्लेनेट को देख पाओगे? बुध एक प्लेनेट है जो आमतौर पर सूरज के बहुत करीब होता है, और अक्सर तुम बुध को या तो उसी घर में देखोगे जहां सूरज रखा है, और कभी कभी उस घर से ठीक पहले वाले घर में जहां सूरज रखा है, या उस घर के बाद वाले घर में। तो अगर सूरज लग्न में है, बुध या तो दूसरे घर में दिखेगा या 12वें घर में। बुध कभी किसी और घर में नजर नहीं आएगा जब तक तुम विभाजन चार्ट नहीं बना रहे, जहां तुम दशमांश या नवांश बना रहे हो, तो बात अलग है। मगर तुम्हारे लग्न चार्ट में बुध हमेशा सूरज के साथ वाले घर में होगा, या सूरज से एक घर पहले या सूरज से एक घर बाद, बुध की करीबी की वजह से। तो बुध में दूसरे ग्रहों की निस्बत ज्यादा कोम्बुस्ट होने का रुझान है, और ज्यादा चांस है कि बुध कोम्बुस्ट हो सकता है। इसलिए लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी या तेजी, या लोगों की बुलंद अक्ली काबिलियत आमतौर पर नहीं देखी जाती। मतलब तुम्हें इतने ज्यादा होशियार लोग, इतने ज्यादा एनालिटिकल लोग, इतने तेज लोग अपने आसपास नहीं मिलेंगे। तुम्हें बस कुछ लोग याद होंगे, शायद अपनी क्लास या कॉलेज में, जिनके बारे में तुम जानते हो कि पता है ये शख्स बहुत तेज है, ये बहुत होशियार है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस बुद्धि से मिलता है। बुद्धि उस शब्द से आया है जिसका मतलब अक्ल है। तो इसलिए ज्यादा लोगों में वो तेज काबिलियत नहीं होती।
जब बुध कोम्बुस्ट हो जाता है या सूरज से बहुत करीब चले जाता है तो आमतौर पर कोम्बुशन तब माना जाता है जब कोई प्लैनेट सूरज के 8-9 डिग्री के अंदर हो। तो अगर सूरज 20 डिग्री पर है, प्लैनेट या तो 12 डिग्री पर है जो सूरज से सिर्फ 8 डिग्री का फर्क है, या 28 डिग्री पर है जो सूरज की दूसरी तरफ फिर 8 डिग्री है। जब भी प्लैनेट सूरज से 8-9 डिग्री के अंदर होता है उसे कोम्बुस्ट माना जाता है। अगर प्लैनेट और सूरज के बीच ज्यादा डिग्री का फर्क होता है तो कम डिग्री का कोम्बुशन होता है और प्लैनेट अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जाहिर कर पाता है। तो ये हुआ बुध। दूसरा प्लैनेट जो आमतौर पर सूरज के करीब देखा जाता है वो है शुक्र। शुक्र भी वो प्लैनेट है जो 2 घरों के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 3 घरों के अंदर दिखेगा सूरज से, और उससे ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह की ऑर्बिट भी ऐसी है कि वो धरती की नजर से सूरज के बहुत करीब घूमता है और इसलिए शुक्र सूरज की करीबी वातावरण में देखा जाता है। इसी वजह से शुक्र भी वो प्लैनेट है जिसके कोम्बुस्ट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर उसकी ऑर्बिट सूरज के करीब है। तो ये वो मुख्य प्लैनेट्स हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं या जिनके कोम्बुस्ट होने की संभावना ज्यादा है। मगर बाकी कोई भी प्लैनेट, बाकी के 3 प्लैनेट्स कोम्बुस्ट हो सकते हैं। चांद एक ल्यूमिनरी है जो सूरज से कोम्बुस्ट नहीं हो सकता। कोम्बुशन सूरज की ऑर्बिट में उसके बहुत करीब जाने से होता है, इसलिए सूरज खुद कोम्बुस्ट नहीं हो सकता। सूरज अपने आप को कोम्बुस्ट नहीं कर सकता। और बाकी 6 ग्रहों में चांद एक ल्यूमिनरी है और चांद भी कोम्बुस्ट नहीं होता। मगर चांद अगर सूरज के बहुत करीब चला जाए तो ग्रहण लगता है। तो चांद कभी सूरज के पीछे नहीं जाता, सूरज चांद के पीछे चला जाता है और तभी सूर्य ग्रहण होता है। मतलब चांद धरती और सूरज के बीच आ जाता है और तुम सूरज को नहीं देख पाते, और इसलिए आसमान उस वक्त अंधेरा हो जाता है जब चांद सूरज को ढांक रहा होता है। अगर पूर्ण ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो ज्यादा अंधेरा होता है, और जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो कम अंधेरा होता है। यानी कि चांद सूरज को ग्रहण करने की काबिलियत रखता है, सूरज चांद को कोम्बुस्ट नहीं करता। मगर अगर चांद सूरज के बहुत करीब चला जाए तब भी चांद न दिखेगा और न ही अपनी ताकत पूरी तरह से जाहिर कर पाएगा। तो चांद भले कोम्बुस्ट ना हो, मगर चांद जरूर सूरज की उस काबिलियत से असरजदा हो सकता है जो चांद की किरणों पर गालिब आ जाती है। मगर चांद ऐसा प्लैनेट भी है जो दिन भर नजर आ सकता है। दिन में भी अगर सूरज आसमान के एक तरफ हो और चांद आसमान की दूसरी तरफ हो तो चांद हमें दिख सकता है, मगर दूसरे ग्रह जरूर नजर नहीं आएंगे। तो चांद के अपनी एनर्जी जाहिर करने के चांस ज्यादा है, चाहे उसकी डिग्री सूरज के करीब हो और एक ही घर में होने के बावजूद भी। मगर यही नियम चांद पे भी लागू होता है। अगर चांद भी सूरज से 8-9 डिग्री के अंदर है तो चांद की अपने आप को जाहिर करने की ताकत बहुत कम हो जाती है। मगर जब चांद सूरज को ग्रहण करता है तो चांद और सूरज की ऑर्बिट का क्या? चांद और सूरज की ऑर्बिट, सूरज और चांद की ऑर्बिट का इंटरसेक्शन, वो राहु और केतु ही है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इसे राहु द्वारा सूरज ग्रहण कहा जाता है, न कि चांद द्वारा सूरज ग्रहण। एस्ट्रोनॉमी में हम कहेंगे कि चांद ने सूरज को ग्रहण किया, है ना? मगर एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि चांद और सूरज की ऑर्बिट के इंटरसेक्शन उत्तरी नोड साइड राहु है और दक्षिणी नोड साइड केतु है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि राहु सूरज को ग्रहण करता है। अब बाकी प्लैनेट्स जो बुध और शुक्र के अलावा हैं, वो हैं शनि, बृहस्पति और मंगल, और ये तीनों भी कोम्बुस्ट हो सकते हैं जब ये सूरज के बहुत करीब चले जाएं। मगर हर एक का मतलब बहुत बहुत अलग है। हालांकि हर प्लैनेट के कोम्बुशन का मतलब उसके नतीजों के दिखने के तरीके से है और उसकी खुद को जाहिर करने की काबिलियत से है, और कुंडली में वो किन घरों का मालिक है और वो खुद क्या रिप्रेजेंट करता है और उसके कर्कत्व क्या है। बृहत पराशहोरा शास्त्र कहता है निर्मलो नेव योग कृत, जिसका मतलब है कि जो ग्रह ताकत नहीं रखता वो अच्छे या शुभ नतीजे देने की काबिलियत नहीं रखता। तो एक कोम्बुस्टेड ग्रह भी लगभग बेताकत ग्रह ही माना जाता है। चलिए देखते हैं श्लोकों को और वो कोम्बुस्टेड ग्रह की ताकत के बारे में क्या कहते हैं। मैं तर्जुमा करता हूँ।
ऊंच का ग्रह जो पूरे शुभ फल देता है, छोटे त्रिकोण में 1/4 घट जाएगा, अपने राशि में आधा घट जाएगा, मित्र राशि में सिर्फ 1/4 ही रहेगा, सम राशि में सिर्फ आधा चौथाई ही असर करेगा। नीच या कोम्बुस्ट या निष्कलंक राशि में ग्रह बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी कि शुभ फल शून्य होंगे। तो ग्रह का कोम्बुस्ट होना उस ग्रह की अपने नतीजे दिखाने की ताकत का लगभग न होना माना जाता है। मगर क्या ऐसा होता है कि ग्रह की ताकत बिल्कुल नहीं बचती? ऐसा लग सकता है, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल किताबें कहती हैं कि जब सूरज किसी ग्रह को कोम्बुस्ट करता है, सूरज उस ग्रह की एनर्जीज को अपने अंदर ले लेता है, और सूरज की दशा या अंतर्दशा में सूरज उस ग्रह के नतीजे भी देगा जिसे वो कोम्बुस्ट कर रहा है। मगर कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल किताबें कहती हैं कि पूरी जिंदगी ग्रह को खुद को दिखाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि जरूर ही ग्रह की दशा और अंतर्दशा में वो कुछ नतीजे जरूर दिखा पाएगा, चाहे उतनी ताकत से नहीं जितनी उसकी पूरी ताकत या आधी ताकत में होती है। लघु पराशरी उन ग्रहों को मारक मानता है जो दूसरे, 7वें और 12वें घर के स्वामी हो और जो पाप ग्रहों से युक्त हो, और साथ ही नीच के और कोम्बुस्ट ग्रहों को भी, और दुश्मन राशि में रखे ग्रहों को भी। तो लघु पराशरी साफ कह रहा है कि कोम्बुस्टेड ग्रह असल में मारक ग्रह के बराबर हो सकता है। अब दूसरे, 7वें और 12वें घर के स्वामी अगर वो बहुत ताकतवर हो, वो दूसरे घरों के भी मालिक होते हैं, और अगर वो किसी योग में हो तो मारक होने के बावजूद भी अच्छे नतीजे दे सकते हैं। मगर एक कोम्बुस्टेड ग्रह, क्योंकि वो पहले से ही कोम्बुशन ग्रस्त है, जिसकी ताकत बहुत बहुत कम है, आम तौर पर वो इस दशा में उतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाएगा जितने वो वरना दे सकता था। दरअसल लघु पराशरी यहाँ तक कहता है कि मौत कोम्बुशन ग्रह की दशा में हो सकती है। मौत 8वें घर के स्वामी जैसे ग्रहों की दशा भुक्तियों में होती है, वरना मौत उन शुभ ग्रहों की दशा भुक्ति में होती है जो नीच या कोम्बुस्ट हो। होरा कहता है, रवि किरण मुशित दीप तेरद शांति दुख तिशोक भवती। मैं तर्जुमा करता हूँ, कोम्बुशन में पड़े हुए ग्रह की दशा बहुत गम देगी और इंसान की इज्जत, शोहरत, दौलत, बहादुरी और कोशिशों को तबाह कर देगी। तो ये मान लिया गया है कि कोम्बुस्टेड ग्रह की दशा जरूर चुनौतीपूर्ण होगी। अब वो चुनौती क्या है जो कोम्बुस्ट ग्रह की दशा देती है? अब अगर तुम इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो, हम अपनी जिंदगी में कहाँ संघर्ष करते हैं? तरह तरह के हालात, हम वहां संघर्ष करते हैं जहां हम किसी सूरत हाल को पूरी ताकत से सामना नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पर बातचीत के पहलू को लो, बोलने का। अगर कोई शख्स हकलाता है तो वो शख्स बातचीत में संघर्ष करता है, तो ये उस शख्स की तकरीबन पूरी जिंदगी की जद्दोजहद बन जाती है, क्योंकि वो साफ साफ बात नहीं कर पाता, और जितना ज्यादा वो घबराता है उतना ज्यादा हकलाता है, और क्योंकि वो हकलाता है, उसे पता है कि जब वो मुंह खोलेगा लोग उससे हकलाने की उम्मीद करेंगे, और वो इसलिए जूझता है क्योंकि वो हकलाना नहीं चाहता, और अपनी घबराहट में दरअसल वो और ज्यादा हकलाने लगता है। और अगर वो लंबी बात कर रहा है या तेज बोलना चाहता है तो तुम संघर्ष को और ज्यादा देख सकते हो। यानी कि जब तुम पर कोई कमजोरी सवार होती है तो तुम उस खास ताकत को दिखाने में और ज्यादा जूझते हो, क्योंकि वो ताकत काफी हद तक कम हो चुकी होती है। अगर तुम अपने हाथों को स्किल से इस्तेमाल नहीं कर पाते तो तुम हाथ इस्तेमाल करने में जूझते हो, और अगर तुम अच्छे से गा नहीं पाते और तुम्हारी आवाज बहुत क्वालिटी वाली नहीं है तो तुम गाने के लिए जूझते हो, और तुम शायद असल में दूसरों से ज्यादा क्लासेस ले रहे हो, म्यूजिक क्लासेस, गाने के लिए, बनिस्बत किसी ऐसे के जिसकी आवाज अच्छी है और उसके उच्चारण और अंदाज में ज्यादा सफाई है। तो हर वो ग्रह जिसकी ताकत घट गई है, उसके कर्कत्व जो वो रिप्रेजेंट करता है, जिस घर का वो मालिक है, वो विशेषताएं नेटिव के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद बनेंगी। अब तुम्हें ग्रह की दशा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता ये जानने के लिए कि ग्रह बहुत कमजोर है। कुछ संकेत आसानी से मिल जाते हैं। जब तुम किसी की जिंदगी में और उसकी कुंडली में कोम्बुस्ट बुध देखते हो तो आम तौर पर देखोगे कि उस शख्स को बातचीत में कुछ दिक्कत होगी। उसकी बातचीत या तो बहुत साफ नहीं होगी, बोलने में हकलाना, कुछ अल्फाज अटकते हो
हो सकता है उसे सही लफ्ज सही वक्त पर जहन में ना आता हो और वो इसी कोशिश में जूझ रहा हो कि मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर सही लफ्ज नहीं आ रहे। तो ऐसा लोगों के साथ हो सकता है। एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, गणितीय और तर्क शक्ति अच्छी नहीं होगी, तो तुम आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि उस शख्स का बुद्ध कमजोर हो सकता है जब ऐसे हालात दिखें। और जब ग्रह की दशा, जब बुध की दशा उस शख्स पर आती है, जाहिर है उसे और ज्यादा जूझना पड़ेगा, क्योंकि तब क्या होता है कि ग्रह की दशा उस ग्रह की विशेषताओं के और ज्यादा मौके उछाल कर देगी। तो बुध की दशा में अगर बुध कोम्बुस्टेड है तो तुम पाओगे कि एनालिसिस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के और भी मौके नेटिव को मिलेंगे। और फिर तुम्हारा संघर्ष कैसा है ये दिखेगा, तुम कितनी मेहनत करोगे ये दिखेगा। मगर किसी की कुंडली में ग्रह कोम्बुस्ट क्यों होता है, ये बहुत कर्मिक है। फर्क ये है कि जहां तुम केतु को अपनी कुंडली में देखते हो, केतु उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे तुम पिछले जन्म में बहुत एंजॉय कर चुके हो, चख चुके हो, बहुत मजा ले चुके हो कि तुम खुश हो और तृप्त हो, तुम संतुष्ट हो। मगर क्या होता है, केतु जिस घर में रखा होता है वहां रूह खुश है, संतुष्ट है, मगर दिल और दिमाग शायद नहीं। केतु का किसी खास घर में होना कुंडली तुमसे कह रही है, इस घर के माल माया वाले पहलुओं पर ज्यादा वक्त और एनर्जी बर्बाद मत करो, इस घर के रूहानी पहलुओं की तरफ भागो, क्योंकि इस घर के माल माया के पहलुओं का तुम पहले ही मजा ले चुके हो। तो माल माया के पहलुओं के पीछे मत भागो, इसके बारे में ज्यादा रूहानी बनो, दूसरों के लिए ज्यादा करो, इस घर की विशेषताओं के बारे में ज्यादा देने वाले बनो। तो केतु तुम्हें साफ सिग्नल, साफ बता रहा है। मगर कोम्बुस्ट ग्रह क्या कहता है? कोम्बुस्ट ग्रह कहता है कि पिछले जन्म में तुम्हें उस ग्रह के बारे में मौका दिया गया था, मगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें पिछले जन्म में बहुत सारी दौलत दी गई थी, तुमने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया। शायद तुमने उस दौलत से कुछ हद तक मजा लिया, मगर उसके बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते थे। तुम्हें पता नहीं था कि उसके साथ क्या करना है। तुमने या तो वो दौलत उड़ा दी होगी या वो दौलत पड़ी पड़ी खत्म हो गई होगी और तुमने उसके साथ शायद ही कुछ किया हो। तुम शायद कंजूस रहे होगे। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें बहुत बड़ी कलात्मक काबिलियत दी गई थी, तुमने उस कलात्मक काबिलियत के साथ कुछ खास नहीं किया होगा। तुमने वो बड़ी प्रतिभा बर्बाद कर दी होगी। कभी कभार हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं और कहते हैं, ये शख्स बहुत टैलेंटेड है, मगर ये शख्स अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करता। ये शख्स आलसी है, इस शख्स में मेहनत करने की चाहत नहीं है। हम ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो हम उस शख्स के लिए बोलते हैं, खास तौर पर जब हम पाते हैं कि वो शख्स प्रतिभाशाली है। तो जिस शख्स को वो एनर्जी दी गई थी, जिसे मौका दिया गया था, ताकत दी गई थी, किसी खास विशेषता के ढेर सारे गुण दिए गए थे और उस शख्स ने उस विशेषता के साथ कुछ नहीं किया, वो कर्मिक अवस्था के साथ पैदा होगा। क्योंकि इस जन्म में तुम्हें पिछले जन्म से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उस विशेषता को पाने के लिए। तो अगर पिछले जन्म में तुम्हें बच्चों से मोहब्बत थी, तुम्हारे पास बहुतायत थी, तुम्हें बहुत कुछ दिया गया था, फिर भी तुमने उसके बारे में कुछ खास नहीं किया, तुमने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने अपनी, जानते हो, सलाह मशवरे की काबिलियत दूसरों को देने, उनकी मदद करने में इस्तेमाल नहीं की। तुमने अपने बच्चों के बारे में कुछ खास नहीं किया। बच्चे बस पैदा हुए और बड़े हो गए, शायद माँ के साथ ज्यादा या खानदान की दूसरी औरतों के सहारे, तुम शायद वहां थे ही नहीं। तो क्या होता है कि जब तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति कोम्बुस्ट हो जाता है, तो तुम समझदार बनने के लिए ज्यादा जूझोगे, तुम अक्लमंदी के फैसले लेने के लिए ज्यादा जूझोगे। तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करना या बच्चों के साथ वक्त बिताना या बच्चों के बारे में कुछ करना मुश्किल होगा। बहुतायत और तर्क की तुम्हारे पास धीरे आएगी या संघर्ष के साथ आएगी। तो कोम्बुस्ट बृहस्पति की दशा में तुम ज्यादा पैसा कमाने के लिए जूझोगे, तुम बहुतायत के लिए जूझोगे, तुम अक्लमंदी के फैसले लेने के लिए जूझोगे। मगर बृहस्पति की दशा तुम्हें अक्लमंदी का फैसला लेने के मौके जरूर उछालेगी। तुम्हें बहुत सारे चौराहे मिलेंगे, रास्ते में कई मोड़ होंगे और तुमसे एक चुनने को कहा जाएगा और तुम जूझोगे कि क्या चुनूं और क्या न चुनूं। बृहस्पति की दशा में
अगर तुम्हारे लिए बृहस्पति कोम्बुस्ट ग्रह है, हम बुध के कोम्बुस्ट होने के बारे में बात कर चुके हैं, जहां एनालिटिकल रीजनिंग काबिलियत कमजोर होगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन कमजोर होगी, तुम फैसले कैसे लोगे वो कमजोर होगा, तर्क और अक्लमंदी से भरे सोच समझ कर लिए गए फैसले लेने के मौके तुम पर फेंके जाएंगे। मंगल की दशा में अगर मंगल कोम्बुस्ट है तो तुम पाओगे कि मुखरता दिखाने की काबिलियत, जोश और हौसले वाली भावना, जुनून, कुछ करने की एनर्जी बहुत कमजोर होगी। मगर मंगल की दशा तुम पर ऐसे मौके फेंकेगी जहां तुम्हें बिस्तर से उठना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ने का और ज्यादा करने का मौका दिया जाएगा। तुम जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे उतने ज्यादा नतीजे पा सकते हो, मगर अंदर से वो एनर्जी नहीं होगी कोम्बुस्ट मंगल की वजह से। मगर यही तुम्हारी जद्दोजहद है, तुम कितना अपने पांव पे खड़े हो पाते हो, खुद को धक्का दे पाते हो और काम कर पाते हो। ऐसे लोग अक्सर टाल मटोल करते हैं, कह सकते हैं ठीक है बाद में करूंगा, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी जरूरी नहीं है, मुझे पता है इम्पोर्टेंट है, आखिरी दिन फीस भर दूंगा। और अक्सर तुम ऐसे लोग पाओगे जो लाइन में सबसे आखिरी में होते हैं, जो आखिरी वक्त पर फीस भर रहे होते हैं। और अगर ये किसी के साथ रेगुलर होता है तो तुम ये मान सकते हो कि उनका मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित है, या शायद कोम्बुस्ट मंगल भी है, क्योंकि उनमें वो एनर्जी ही नहीं है कि काम वक्त पर निपटा सके। तो अगर तुममें वक्त पर निपटाने की एनर्जी नहीं है, शायद तुम्हारे पास या तो कोम्बुस्ट मंगल है या मंगल पे कोई पीड़ा है। पक्का तौर पर कोम्बुस्ट मंगल तुम्हें वो एनर्जी भी नहीं देगा कि तुम उस चीज के लिए खड़े हो सको जिस पे तुम यकीन रखते हो, उसके लिए खड़े हो सको जो तुम्हें लगता है कि करना जरूरी है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस, चाहे किसी सूरत ए हाल में, चाहे रिश्तों में। तुम या तो बहुत शर्मीले हो जाओगे, मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाओगे, या फिर अपने यकीन, अपने उसूलों या जो तुम्हें लगता है कि होना चाहिए उस पे डटे नहीं रह पाओगे। और तुम ऐसे शख्स हो जाओगे जिसे आसानी से किसी का साथ देने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है, चाहे तुम्हारी मर्जी ना हो। लोग तुमसे बहुत जोर शोर से कहेंगे, मगर तुम्हें पता है तुम्हें ये करना होगा, है ना? तुम हमारे साथ हो, है ना? तुम हमारे साथ हो, तुम हमारे साथ आ रहे हो, है ना? तो वो शख्स आसानी से ना नहीं कर पाता। तो अगर तुम आसानी से ना नहीं कर पाते, इसके बावजूद कि तुम किसी बात से सहमत नहीं हो, तो हो सकता है तुम्हारे पास कोम्बुस्ट मंगल हो या तुम्हारा मंगल पीड़ित हो। तो ये हो सकती है कोम्बुस्ट मंगल वाले शख्स की चुनौती। कोम्बुस्ट शनि के साथ ऑर्गेनाइजेशन, तुम अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर कर पाते हो, तुम काम वक्त पर कैसे कर पाते हो, तुम कितने रेगुलर हो, तुम कितने पंक्चुअल हो, ये सारी चीजें असरदा होंगी। और तुम्हारे लिए एक सांस में लंबे वक्त तक काम करना मुश्किल होगा, लंबे घंटे लगाना मुश्किल होगा। कमिटमेंट, वफादारी तुम्हारे लिए अजनबी सी होगी या आसानी से नहीं आएगी। तुम्हारे लिए अपनी वफादारी से डगमगाना आसान होगा, दूसरों से असरदा होना आसान होगा। और असल में तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिन टीम मेंबर्स के साथ हो या खानदान के लिए भी काम में बाधा बन सकते हो। तो कोम्बुस्ट शनि तुम्हें पक्का जुझाएगा। तो कोम्बुस्ट शनि के साथ तुम पाओगे कि चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी, तुम सामान व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, तुम मीटिंग में आखिरी वक्त पर भागते हुए जाओगे, तुम कम्युनिकेशन का पालन नहीं कर रहे हो, तुम पता है कैलेंडर नहीं बना पा रहे, तुम कैलेंडर का पालन नहीं कर पा रहे, तुम सामान व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, तुम कभी कभी भूल जाओगे या गलत कर दोगे, तुम एक स्ट्रक्चर तरीके से पैसे देने में चूक जाओगे, तुम घर के नियमों का पालन नहीं कर पाओगे, और अक्सर तुम वो शख्स हो सकते हो जो घर में दूसरों से ज्यादा नियम तोड़ता है। तो कोम्बुस्ट शनि पक्का ऐसा करेगा, और ये तुम्हें अपने करियर में बढ़ने के लिए, एक नौकरी को लंबे वक्त तक बनाए रखने के लिए, अपनी टीम मेंबर्स या मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए जूझा सकता है। ये उसकी निशानी है कि शनि या तो कोम्बुस्ट है या तुम्हारी कुंडली में शनि पीड़ित है। होरा कहता है कि भ्रूण की तर्क की महीने के संबंधित स्वभाव के अनुसार होगी, उसी के हिसाब से। तो अगर तुम पाते हो कि किसी ग्रह के संबंधित महीने में वो ग्रह कुंडली में मजबूत नहीं है जब बच्चा पैदा होने वाला है, तो उस महीने के दौरान
भ्रूण की तरक्की सामान्य नहीं होगी और जो भी ग्रह उस महीने के लिए जिम्मेदार है उस ग्रह की विशेषताएं असर दिखाएंगी। तो मिसाल के तौर पर अगर वो बुध है तो भ्रूण ठीक से काम नहीं कर पाएगा, दिमाग अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाएगा। और अगर दिमाग ठीक से नहीं बढ़ता तो बौद्धिक काबिलियत एनालिटिकल एबिलिटी असरदा हो सकती है और सेहत में भी चुनौतियां आ सकती है, जहां शख्स दमे का मरीज हो सकता है या सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं या दिमागी बीमारी भी हो सकती है अगर बुध बुरी तरह प्रभावित है। अगर बुध की दशा चल रही है और बुध कोम्बुस्ट है और दशा स्कूल के दिनों में आती है तो तुम पाओगे कि तुम जूझोगे। या अगर तुम्हारे बच्चे का बुध कोम्बुस्ट है तो तुम पाओगे कि बच्चा स्कूल में जूझता है, क्योंकि बुध का संबंध शिक्षा से है। बुध का संबंध तर्क शक्ति और एनालिटिकल एबिलिटी और समझने से है। तो अगर बुध कोम्बुस्टेड है तो शख्स स्कूली जिंदगी में जूझेगा, शख्स को ठीक से तालीम हासिल करने में भी दिक्कत होगी। तो कोम्बुस्टेड ग्रह की दशा में संघर्ष पक्का होगा और कभी कभी और ग्रहों की दशाओं से ज्यादा संघर्ष होगा। तो कोम्बुस्ट ग्रह की दशा में तुम्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? एक आसान सी बात है, पहले दशा के तुम पर आने से पहले ये समझना कि कौन से ग्रह कोम्बुस्ट है, वो कितने कोम्बुस्ट है, सूरज से कितने करीब है और क्या वो कोई ताकत बचा रहे हैं या नहीं। दूसरी, क्या उस ग्रह पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है और वो भी मजबूत दृष्टि। अगर ग्रह लग्न में सूरज के साथ 10 डिग्री पर है तो 7वें घर से जो शुभ ग्रह उसे देख रहा है वो भी 10 डिग्री के आसपास होना चाहिए ताकि कोम्बुशन का कुछ असर कम हो और ग्रह को कुछ ताकत मिले। हालांकि शुभ ग्रह की दृष्टि ग्रह की ताकत में बहुत इजाफा नहीं करती, मगर अगर 2-3 शुभ ग्रह उस ग्रह को देख रहे हो तो ग्रह अपनी दशा और अंतर दशा में ज्यादा ताकत बनाए रखता है। तो कोम्बुस्ट ग्रह की ताकत समझो और समझो कि दशा क्या कह रही है। अगर दशा दूसरे घर की है और उस घर का ग्रह कोम्बुस्ट है तो कमाई, बचत, अपने वैल्यू और उसूलों पे डटे रहना, ये पक्का संघर्ष होगा। अगर ये तीसरे घर की दशा है जिसका ग्रह कोम्बुस्ट है तो छोटी यात्राएं फल नहीं देंगी, कम्युनिकेशन चुनौती हो सकती है, कलात्मक काबिलियत चुनौती हो सकती है, ज्यादा गलतफहमियां होंगी, तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, तुम अपनी एनर्जी को घटता पाओगे। अगर दशा किसी ऐसे ग्रह की है जो कोम्बुस्ट है और तीसरे घर का मालिक है तो हर घर की विशेषताएं अपना असर दिखाएंगी उस ग्रह की दशा में जो कोम्बुस्ट है और उस घर का मालिक है। तो एक बार तुम समझ लो कि प्लैनेट के कोम्बुस्ट होने की वजह से तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है और वो किस घर का मालिक है, तो सबसे पहला काम जो तुम करो दशा के तुम पर आने से पहले वो है उस ग्रह की लाइन में एक्शन और बिहेवियर करना। तो मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारी कुंडली में बुध कोम्बुस्टेड है और तुम जानते हो कि बुध की दशा तुम पर आने वाली है और कुछ ऐसे वक्त आएंगे जहां तुमसे फैसले लेने के लिए एनालिटिकल एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, शिक्षित अक्लमंदी के फैसले, एक काम तुम्हें करना चाहिए कि उस वक्त सिर्फ अपने दम पर फैसले लेने के बजाय अक्लमंद लोगों की सलाह पर ज्यादा भरोसा करो। दूसरा, बुध का मतलब क्या है? बुद्धि, यानी कि तुम्हारी अक्ल या बौद्धिक क्षमता असरदा होगी। तो अपने दिमाग से ज्यादा काम करना, अपनी लॉजिकल रीजनिंग पे काम करना, पहेलियां हल करना, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, उसके साथ बैठना। अगर तुम में किसी 10वीं के स्टूडेंट को कोच करने या मदद करने की एनालिटिकल एबिलिटी या गणितीय तर्क शक्ति नहीं है तो किसी 3री-4थी क्लास के बच्चे के लिए ये करो। किसी बच्चे की उसके होमवर्क में मदद करो या उसकी उसमें सहायता करो। अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करो, अपनी एनालिसिस की ताकत का इस्तेमाल करो, काम की सूरत ए हाल पर ज्यादा ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन की ताकत का इस्तेमाल करो, ज्यादा एनालिसिस करो। जितनी ज्यादा जानकारी तुम अंदर ले सकते हो और जितनी गौर से चीजों को देखोगे उतनी ही ज्यादा समझने की काबिलियत भी होगी। तो ऑब्जर्वेशन की ताकत बढ़ाओ, चीजों को ज्यादा साफ देखो। अगर तुम्हारी अक्ल कमजोर लग रही है तो अपने दिमाग से और सब ख्याल निकाल दो ताकि तुम बेहतर कंसंट्रेट कर सको। एक वक्त में 2-3 काम एक साथ करने की कोशिश मत करो, एक वक्त में एक ही काम पे ध्यान दो ताकि फैसले लेना आसान हो। हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट मत लो क्योंकि तब चांस ज्यादा है कि तुम फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे।
तो कोम्बुस्टेड ग्रह की दशा में जिम्मेदारियों के मामले में कम एक्शन लो। ऐसा कुछ करो जो ज्यादा जरूरी हो। ऐसा कुछ करो जो तुम कर सकते हो। वो जिम्मेदारी लो जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, और कम जिम्मेदारियां लो। हाथ में कम प्रोजेक्ट लो ताकि तुम्हारे फेल होने या फैसला लेने में गलती करने या प्रोजेक्ट पूरा न कर पाने के चांस कम हो। अपनी कोशिश में और एनर्जी लगाओ, टाल मटोल मत करो। मंगल की दशा में अगर मंगल कोम्बुस्ट है तो सुबह जल्दी बिस्तर से उठो, काम करो, चीजें वक्त पर निपटाओ। हर रोज टू डू लिस्ट मत बनाओ और ये यकीनी बनाओ कि दिन के आखिर तक टू डू लिस्ट पूरी हो। चीजों को अगले दिन के लिए मत टालो, जितना हो सके। अपने हाथ में कम चीजें रखो और अपने हाथ में ज्यादा चीजें पूरी करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो 2-3 चीजें लो, मगर वो सबसे जरूरी चीजें, और ये यकीनी बनाओ कि तुम उन चीजों को वक्त पर पूरा करते हो। तब तुम मंगल को मजबूत कर पाओगे। एक टाइम टेबल बनाओ, चीजों को व्यवस्थित करो। अगर तुम्हारे ऊपर शनि की दशा आने वाली है और उसे कई महीने पहले से शुरू कर दो। ये यकीनी बनाओ कि तुम अपनी लाइफ में ज्यादा अनुशासित बनते हो। तुम वक्त पर हो, तुम पंक्चुअल हो, तुम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, तुम अपनी लाइफ के इर्द गिर्द एक अनुशासन बनाते हो। तुम वक्त पर उठते हो, तुम वक्त पर नहाते हो, तुम वक्त पर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते हो। जितना हो सके टाइम टेबल फॉलो करो ताकि तुम शनि को सबसे ज्यादा ताकत दे सको। बृहस्पति की दशा के दौरान जब बृहस्पति की दशा तुम पर आती है, दशा के आने से पहले कोशिश करो और ज्यादा सीखो, ज्यादा जानकारी हासिल करो ताकि तुम ज्यादा बाखबर हो। अपने बिजनेस या अपने डिपार्टमेंट को बेहतर समझो, काम की प्रकृति को बेहतर समझो, ज्यादा ध्यान दो और जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल करो ताकि जब फैसला लेने का वक्त आए तुम अक्लमंदी के फैसले लो, और तुम फैसले किसी और की मदद और सहारे से लो, ना कि अकेले अपने दम पर। जो ग्रह कोम्बुस्ट है उससे जुड़ी चीजें दान करना काफी हद तक उन नकारात्मक विशेषताओं को दूर करने में मदद करता है जो तुम्हारे ऊपर आ सकती है, और ग्रह की सकारात्मक विशेषताओं को बढ़ाने में मदद करता है। मगर कोम्बुस्ट ग्रह और कोम्बुस्ट ग्रह की दशा को हैंडल करना अभी भी कोई आसान काम नहीं है। तुम शुरू में जूझोगे, मगर जैसे जैसे तुम देखोगे कि अगर तुम ग्रह की विशेषताओं के बारे में ज्यादा अनुशासित हो तो ये आसान हो जाएगा। अगर तुम कोई ऐसे शख्स हो जो ज्यादा रूहानी है तो बृहस्पति की दशा बेहतर है। अगर तुम पाते हो कि तुम आमतौर पर अपने से नीचे काम करने वालों, अपने से कमजोर लोगों, अपने से ज्यादा बदकिस्मत लोगों के साथ नेक दिल हो, तो तुम पाओगे कि शनि की दशा आसान होगी। अगर तुम पाते हो कि तुम बहुत शिकायती नहीं हो, तुम बहुत एनालिटिकल नहीं हो, तुम बहुत तंज तरीन नहीं करते और लोगों पे उंगली नहीं उठाते, तो तुम पाओगे कि बुध की दशा और भी आसान होगी। अगर तुम पाते हो कि तुम अपना कूल रखते हो, तुम अपना आपा नहीं खोते, तुम आसानी से गुस्सा नहीं करते और तुम ज्यादा मुआफ करने वाले हो, तो कोम्बुस्ट मंगल की दशा भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगी। तो कोम्बुस्ट ग्रहों की दशा पे काम करो, शुक्र की विशेषताओं पे काम करो। कोम्बुस्ट शुक्र तुम्हें चुनौती देगा कि तुम विपरीत लिंग के सामने कैसे आते हो, तुम एक खास लाइफस्टाइल कैसे बनाए रखते हो, माल माया की चीजें पता है तुम्हें कैसे आसानी से मिलती है। तो कोम्बुस्ट शुक्र की दशा के आने से पहले विपरीत लिंग का सम्मान करने पे काम करो। आमतौर पर ऐसे शख्स बनो जो विपरीत लिंग का इज्जत करता हो। कुछ कहने से पहले 2 बार सोचो। अगर तुम मीठे लफ्ज बोल सकते हो, अच्छी बातें बोलो तो बोलो। तुम्हें वो कहना नहीं छोड़ना है जो तुम कहना चाहते हो, मगर तुम उसे बहुत नरमी से कह सकते हो। तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम अपने शुक्र से और ज्यादा एनर्जी छीन लो। तो ये सब उस ग्रह को अपने बर्ताव से बेहतर ढंग से जाहिर करने के बारे में है, ग्रह में ताकत जोड़ने के बारे में, ताकि कोम्बुस्ट ग्रह की दशा तुम्हारे लिए आसान हो और संघर्ष उतना ना हो। और आखिरी बात, जो ग्रह कोम्बुस्ट है उसके माल माया वाले पहलुओं के पीछे कभी मत भागो, तब तुम्हारे नाकाम होने की चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। उस ग्रह के रूहानी पहलू के पीछे भागो। दूसरों के लिए ज्यादा करना पक्का तौर पर मंगल को मजबूत करेगा।
दूसरों का ज्यादा सम्मान करना पक्का तौर पर तुम्हारे शुक्र को मजबूत करेगा। दूसरों की ज्यादा मदद करना पक्का तौर पर शनि को मजबूत करेगा। दूसरों की मदद करना, एक अक्लमंद सलाहकार, एक सहारे के तौर पर मौजूद रहना पक्का तौर पर तुम्हारे बृहस्पति को सुधारने में मदद करेगा। और ऐसा शख्स होना जो ज्यादा मुआफ करने वाला हो और जिसके साथ काम करना आसान हो, जिसे खुश करना आसान हो, ये पक्का तौर पर तुम्हारे बुध को मजबूत करेगा। तो कोम्बुस्ट ग्रह की दिशा में काम करो, उस ग्रह के रुझानों की तरफ अपने बर्ताव के गुणों को उस दौरान बढ़ाओ। देखो कि ग्रह किन घरों का मालिक है, उस ग्रह के माल माया वाले पहलुओं की कम उम्मीद रखो और तुम पाओगे कि दशा बहुत आसान होगी और फिर भी ग्रह से कुछ फायदे तुम्हें मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण था कि कोम्बुस्ट ग्रह की दशा क्या हो सकती है और उसे कैसे हैंडल करें, ग्रह को कैसे मजबूत करें और उसका सामना कैसे करें। अपनी कुंडली में देखो कि कौन से कमजोर ग्रह हैं, खास तौर पर अगर कोई कोम्बुस्ट ग्रह है, और देखो कि उस ग्रह की दशा में तुम्हारा कैसा गुजरता है। अगर दशा तुम पर पहले से है तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस ग्रह की अंतर्दशाएं कैसी हो सकती हैं जब उस ग्रह की अंतर्दशाएं आने वाली है। अगर ग्रह की दशा तुम पर पहले से नहीं है तो देखो कि ग्रह की अंतर्दशाएं कैसी प्रकट हुई है तुम्हारी कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों के साथ, और फिर तुम जान लोगे कि उस ग्रह की दशा में तुम क्या उम्मीद कर सकते हो, अगर वो जल्द तुम पर आने वाली है, और उस हिसाब से तैयार रह सकते हो। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता कर सकते हैं। और जब तक हम कभी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।